स्वागत है सभी लोगों का जुजुत्सु कासन सीजन 3 के अंदर। जी हाँ गाइज, ये फाइनली आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीजन के पहले एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग को अब काफी सारे एक्शन दिखा दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ी कर्स एनर्जी से लड़ रहा है। इतनी बड़ी कर्स एनर्जी से लड़ते हुए भी वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है। यहाँ पर बस हम लोग को यूजी की कूलनेस को दिखाया जा रहा है। वो आराम से चॉकलेट खाता हुआ उस एनर्जी से भाग रहा है। भागते भागते अब फाइनली वो एनर्जी उसे पकड़ ही लेती है, जिसके बाद वो कर्स एनर्जी यूजी को अब एक काफी बड़ी बिल्डिंग के अंदर दे मारती है, जिस वजह से वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो कर्स एनर्जी उसे खत्म करने के लिए आती है, पर अब अचानक से कोई आता है और अब वो उस एनर्जी के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि उस कर्स एनर्जी को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सभी का चहीता ऑरा फार्मर यूटा है, जो कि अब अपनी तलवार का यूज करके यूजी को मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लास्ट सीजन में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि यूटा को ऑर्डर्स मिले हैं सुकुना की वेसल यानी कि यूजी को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को अब दिखाया जाता है कि जेनिन क्लैन में अब एक मीटिंग हो रही है। आज ये डिसाइड होगा कि आखिरकार जेनिन क्लैन का अगला हेड कौन होने वाला है, क्योंकि लास्ट सीजन में हम लोगों ने देखा था कि जो नाओबिता जेनिन था, जो कि पिछला हेड था, वो मारा गया था। मीटिंग के अंदर अब हम लोग को नोया जेनिन नाम का बंदा जाता हुआ दिखाई देता है। वो भी दरअसल स्पेशल ग्रेड 1 का सॉर्सरर है। मीटिंग में आकर अब उसे दो बंदे दिखते हैं जिनका नाम है ओगी और जिनीची। नोया को वहां देखकर वो उसे कहते हैं कि तुम काफी लेट आए हो। तो नोया कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं आऊं या फिर ना आऊं, ये तो ऑब्वियस है कि जेनिन क्लैन का अगला हेड मैं ही हूं, क्योंकि जितने भी मेरे बड़े भाई हैं वो सभी यूजलेस हैं। नोया की बात सुनकर वो दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं और अब वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग इतनी भी सीरियस फाइट नहीं करते हैं। तभी वहां पर अब एक बंदा आ जाता है जो कि सभी लोगों को बताता है कि अगला हेड कौन होने वाला है। वो अब सभी को बताने लगता है कि थोड़े समय पहले ही जेनिन क्लैन के पिछले हेड नाओ भी तो मर चुके हैं। मरने से पहले उन्होंने कुछ लिखा है, तो वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। मुझे कहा गया था कि जब तुम तीनों एक साथ आ जाओगे तब मैं तुम्हें इस मैसेज को दूंगा। इसके बाद वो लेटर पढ़ता है और वो बताता है कि सबसे पहले जो नाओया है वही जेनिन क्लैन का अगला हेड यानी कि 27th हेड बनेगा, और टोक्यो जुजुत्सु हाई वर्ल्ड के अंदर जितने भी एसेट हैं और जितने भी कर्स टूल हैं और जेनिन क्लैन वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं वो सभी नाओया को मिलेंगे। इसके लिए उसे ओगी की या फिर जिनीची जेनिन की परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर वो उन एसेट्स को कंट्रोल या फिर मैनेज कर सकता है। ये सुनकर नाओया गुस्से में आ जाता है कि उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि लेकिन अगर किसी कारण की वजह से गोजो सातोरू मारा जाता है या फिर वो अपनी खुद की इच्छा अनुसार कोई काम करने की एबिलिटी को खो दे, तो ऐसे केस में टोजी फुशिगोरो के साथ हमने जो प्लेज किया था वो कैरीड ऑन होगी, यानी कि मेगुमी फुशिगोरो को जेनिन क्लैन के अंदर ले लिया जाएगा और फिर उसे जेनिन क्लैन का अगला हेड बना दिया जाएगा और जितनी भी एसेट्स होंगी वो उसे मिलेंगी। ये सुनकर नाओया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहां से जाता हुआ कह रहा होता है कि ऐसे थोड़ी चलेगा, मेगुमी तो एक बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं पता है, आखिर वो कैसे हेड बन सकता है। जिसके बाद वो अपनी नौकर से कहता है कि आखिरकार मेगुमी अभी कहां पर है, वो क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि डिटेल में तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वो टोक्यो के अंदर है। उसे काम दिया गया है यूजी इतोरुडी को ढूंढने का। जिस पर अब नाओया पूछता है कि यूजी कौन है फिर, तो वो बताती है कि यूजी सुकुना का वेसल है। जिस पर अब नाओया कहता है कि ऐसी बात है तो ये बात हाई रेप्स को बताओ कि मैं जाकर सुकुना की वेसल को मारूंगा। मेगुमी भी शायद से इस समय पर यूजी के साथ ही होगा, तो अब मैं जाकर उन दोनों को एक ही बारी में खत्म कर दूंगा। इस समय पर जो टोक्यो है वो एक डीमन इन्फेस्टेड हेल है, यानी कि वहां पर डीमंस भरे हुए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहां पर और कैसे मरते हैं, कुछ भी हो जाए मैं मेगुमी को मारकर जेनिन क्लैन का अगला हेड ही रहूंगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग को यूजी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी शिबुया इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि उस इंसिडेंट में किस तरीके से नोबारा मारे गए, नाना भी मारा गया और सुकुना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से काफी सारे लोग भी मारे गए और कितनी ज्यादा तबाही मच गई थी। वो सब कुछ याद करके वो काफी डिप्रेस सा बैठा हुआ था। इतने में ही चोजो वहां पर आकर उससे पूछता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूं, शायद से ऐसा सुकुना की वजह से है, मैं फील कर पा रहा हूं कि उसकी जो ताकत है वो ग्रो कर रही है। जिस पर अब चोजो कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जुजुत्सु हाई में वापस जा सकते हो, मुझे वैसे भी जाकर शोशो की बॉडीज को रिकवर करना है। जिस पर अब यूजी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी वजह से यहां पर नहीं रुका हुआ हूं। इस समय पर जो सुकुना है वो मेगुमी से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहा है और सुकुना ने मेरा यूज करके काफी सारे लोगों को भी मारा है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि और भी लोग हर्ट हों, इसलिए मैं ज्यादा लोगों के पास नहीं जा सकता हूं। वैसे क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है। तो चोजो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस गलतफहमी की वजह से हुआ है, अगर वो लोग मेरी जगह पर होते तो वो भी यही करते जो मैं कर रहा हूं। हम लोग हमारी गलतियों को माफ कर सकते हैं, हम लोग आखिरकार भाई जो हैं। तो यूजी कहता है कि ठीक है, अब चलो चलकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर्स को खत्म करते हैं। अगले सीन में वो लोग अब बाहर आ जाते हैं, जहां पर यूजी अब ताली मार के काफी सारे कर्स को अपने पीछे लगा लेता है। पानी के अंदर से भी अब काफी ज्यादा पावरफुल कर्स निकलकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं।
पर क्योंकि हमें पता है कि यूजी नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वो काफी तेज भागकर उन कर्स से पीछा छुड़वा रहा होता है। वो ये कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा कर्स उसके पीछे आ सके। अगेन हम लोगों को अब यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की एनिमेशंस दिखाई जाती हैं। एनिमेटर्स ने सही में कमाल का काम किया है। एक बार कमेंट सेक्शन में एनिमेटर्स की तारीफ कर देना। देखते ही देखते हम लोग अब देखते हैं कि यूजी के पीछे तो अब काफी ज्यादा ही कर्स पड़ चुके हैं। तो वो अब उन सभी लोग को भगाता हुआ एक टनल के अंदर ले आता है। टनल के अब थोड़ा अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि चोजो वहीं पर ही वेट कर रहा था। और अब जैसे ही यूजी इशारा करता है, चोजो अपने ब्लड आर्ट का यूज करके उन कर्स एनर्जी को आराम से खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अचानक से एक और काफी पावरफुल सी कर्स एनर्जी अब चोजो को ही मारने वाली है। स्वागत है सभी लोगों का जुजुत्सु कासन सीजन 3 के अंदर। जी हाँ गाइज, ये फाइनली आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीजन के पहले एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग को अब काफी सारे एक्शन दिखा दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ी कर्स एनर्जी से लड़ रहा है। इतनी बड़ी कर्स एनर्जी से लड़ते हुए भी वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है। यहाँ पर बस हम लोग को यूजी की कूलनेस को दिखाया जा रहा है। वो आराम से चॉकलेट खाता हुआ उस एनर्जी से भाग रहा है। भागते भागते अब फाइनली वो एनर्जी उसे पकड़ ही लेती है। जिसके बाद वो कर्स एनर्जी यूजी को अब एक काफी बड़ी बिल्डिंग के अंदर दे मारती है, जिस वजह से वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो कर्स एनर्जी उसे खत्म करने के लिए आती है, पर अब अचानक से कोई आता है और अब वो उस एनर्जी के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि उस कर्स एनर्जी को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सभी का चहीता ऑरा फार्मर यूटा है, जो कि अब अपनी तलवार का यूज करके यूजी को मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लास्ट सीजन में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि यूटा को ऑर्डर्स मिले हैं सुकुना की वेसल यानी कि यूजी को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को अब दिखाया जाता है कि जेनिन क्लैन में अब एक मीटिंग हो रही है। आज ये डिसाइड होगा कि आखिरकार जेनिन क्लैन का अगला हेड कौन होने वाला है, क्योंकि लास्ट सीजन में हम लोगों ने देखा था कि जो नाओबिता जेनिन था, जो कि पिछला हेड था, वो मारा गया था। मीटिंग के अंदर अब हम लोग को नोया जेनिन नाम का बंदा जाता हुआ दिखाई देता है। वो भी दरअसल स्पेशल ग्रेड 1 का सॉर्सरर है। मीटिंग में आकर अब उसे दो बंदे दिखते हैं जिनका नाम है ओगी और जिनीची। नोया को वहां देखकर वो उसे कहते हैं कि तुम काफी लेट आए हो। तो नोया कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं आऊं या फिर ना आऊं, ये तो ऑब्वियस है कि जेनिन क्लैन का अगला हेड मैं ही हूं, क्योंकि जितने भी मेरे बड़े भाई हैं वो सभी यूजलेस हैं। नोया की बात सुनकर वो दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं और अब वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग इतनी भी सीरियस फाइट नहीं करते हैं। तभी वहां पर अब एक बंदा आ जाता है जो कि सभी लोगों को बताता है कि अगला हेड कौन होने वाला है। वो अब सभी को बताने लगता है कि थोड़े समय पहले ही जेनिन क्लैन के पिछले हेड नाओ भी तो मर चुके हैं। मरने से पहले उन्होंने कुछ लिखा है, तो वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। मुझे कहा गया था कि जब तुम तीनों एक साथ आ जाओगे तब मैं तुम्हें इस मैसेज को दूंगा। इसके बाद वो लेटर पढ़ता है और वो बताता है कि सबसे पहले जो नाओया है वही जेनिन क्लैन का अगला हेड यानी कि 27th हेड बनेगा। और टोक्यो जुजुत्सु हाई वर्ल्ड के अंदर जितने भी एसेट हैं और जितने भी कर्स टूल हैं और जेनिन क्लैन वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं वो सभी नाओया को मिलेंगे। इसके लिए उसे ओगी की या फिर जिनीची जेनिन की परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर वो उन एसेट्स को कंट्रोल या फिर मैनेज कर सकता है। ये सुनकर नाओया गुस्से में आ जाता है कि उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि लेकिन अगर किसी कारण की वजह से गोजो सातोरू मारा जाता है या फिर वो अपनी खुद की इच्छा अनुसार कोई काम करने की एबिलिटी को खो दे, तो ऐसे केस में टोजी फुशिगोरो के साथ हमने जो प्लेज किया था वो कैरीड ऑन होगी, यानी कि मेगुमी फुशिगोरो को जेनिन क्लैन के अंदर ले लिया जाएगा और फिर उसे जेनिन क्लैन का अगला हेड बना दिया जाएगा और जितनी भी एसेट्स होंगी वो उसे मिलेंगी। ये सुनकर नाओया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो वहां से जाता हुआ कह रहा होता है कि ऐसे थोड़ी चलेगा, मेगुमी तो एक बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं पता है, आखिर वो कैसे हेड बन सकता है। जिसके बाद वो अपनी नौकर से कहता है कि आखिरकार मेगुमी अभी कहां पर है, वो क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि डिटेल में तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वो टोक्यो के अंदर है। उसे काम दिया गया है यूजी इतोरुडी को ढूंढने का। जिस पर अब नाओया पूछता है कि यूजी कौन है फिर, तो वो बताती है कि यूजी सुकुना का वेसल है। जिस पर अब नाओया कहता है कि ऐसी बात है तो ये बात हाई रेप्स को बताओ कि मैं जाकर सुकुना की वेसल को मारूंगा। मेगुमी भी शायद से इस समय पर यूजी के साथ ही होगा, तो अब मैं जाकर उन दोनों को एक ही बारी में खत्म कर दूंगा। इस समय पर जो टोक्यो है वो एक डीमन इन्फेस्टेड हेल है, यानी कि वहां पर डीमंस भरे हुए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहां पर और कैसे मरते हैं, कुछ भी हो जाए मैं मेगुमी को मारकर जेनिन क्लैन का अगला हेड ही रहूंगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग को यूजी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शिबुया इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि उस इंसिडेंट में किस तरीके से नोबारा मारे गए, नाना भी मारा गया और सुकुना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से काफी सारे लोग भी मारे गए और कितनी ज्यादा तबाही मच गई थी। वो सब कुछ याद करके वो काफी डिप्रेस सा बैठा हुआ था। इतने में ही चोजो वहां पर आकर उससे पूछता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूं, शायद से ऐसा सुकुना की वजह से है, मैं फील कर पा रहा हूं कि उसकी जो ताकत है वो ग्रो कर रही है। जिस पर अब चोजो कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जुजुत्सु हाई में वापस जा सकते हो, मुझे वैसे भी जाकर शोशो की बॉडीज को रिकवर करना है। जिस पर अब यूजी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर नहीं रुका हुआ हूँ। इस समय पर जो सुकुना है वो मेगुमी से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहा है।
और सुकुना ने मेरा यूज करके काफी सारे लोगों को भी मारा है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि और भी लोग हर्ट हों, इसलिए मैं ज्यादा लोगों के पास नहीं जा सकता हूं। वैसे क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है? मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है। तो चोजो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस गलतफहमी। तो चोजो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस गलतफहमी की वजह से हुआ है। अगर वो लोग मेरी जगह पर होते तो वो भी यही करते जो मैं कर रहा हूँ। हम लोग हमारी गलतियों को माफ कर सकते हैं, हम लोग आखिरकार भाई जो हैं। तो यूजी कहता है कि ठीक है, अब चलो चलकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर्सेस को खत्म करते हैं। अगले सीन में वो लोग अब बाहर आ जाते हैं, जहां पर यूजी अब ताली मार के काफी सारे कर्सेस को अपने पीछे लगा लेता है। पानी के अंदर से भी अब काफी ज्यादा पावरफुल कर्सेस निकलकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। पर क्योंकि हमें पता है कि यूजी नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो काफी तेज भागकर उन कर्सेस से पीछा छुड़वा रहा होता है। वो ये कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा कर्सेस उसके पीछे आ सकें। अगेन हम लोगों को अब यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की एनिमेशंस दिखाई जाती है। एनिमेटर्स ने सही में कमाल का काम किया है। एक बार कमेंट सेक्शन में एनिमेटर्स की तारीफ कर देना। देखते देखते हम लोग अब देखते हैं कि यूजी के पीछे तो अब काफी ज्यादा ही कर्सेस पड़ चुके हैं। तो वो अब उन सभी लोग को भगाता हुआ एक टनल के अंदर ले आता है। टनल के अब थोड़ा अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि चोजो वहीं पर ही वेट कर रहा था। और अब जैसे ही यूजी इशारा करता है, चोजो अपने ब्लड आर्ट का यूज करके उन कर्सेस की एनर्जी को आराम से खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अचानक से एक और काफी पावरफुल सी कर्स एनर्जी अब चोजो को ही मारने वाली है। पर अब चोजो बिल्कुल भी डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसे यूजी बचा लेगा। और अब ऐसा ही होता है, जिसके बाद अब यूजी आकर एकदम से उस कर्स एनर्जी को काफी पावरफुल मुक्का मार देता है और अब वो उसे एक ही बारी में खत्म कर देता है। ये देखकर तो चोजो भी काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि यूजी का जो कर्स एनर्जी पर कंट्रोल है वो काफी अच्छा है, पर उसकी ताकत तो अलग ही लेवल पर है। सही में वो एक असली डीमन गॉड है, और ऊपर से वो तो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। चोजो तारीफ करके कहता है कि आखिरकार तुम मेरे छोटे भाई जो हो। जिस पर अब यूजी कहता है कि तुम कितनी बार मुझे अपना भाई बुलाओगे? तो वो कहता है कि जितनी बार हो सके मैं बुलाऊंगा, हम लोग भाई हैं। तुमने अपने फादर के फोरहेड को देखा ही होगा, उनके फोरहेड पर भी स्टिचेस थे, है ना? तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि नाओया यहाँ पर पहुंच चुका है। तो अब देखकर कहता है कि लगता है कि मेगुमी अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। वैसे तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम लोग भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर यूजी पूछने लगता है कि हम लोग को भागने की क्यों जरूरत है? तो नाओया कहता है कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि अब गोजो सातर नहीं है, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन जा चुकी है। इसलिए यूजी तुम्हें मारने के लिए सभी लोगों को ऑर्डर दे दिए गए हैं। सच बताऊं तो यूजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा बचते हो या फिर मरते हो। मैं तो दरअसल मेगुमी को मारना चाहता हूं, पर तुम जैसे एक अनोइंग पर्सन को जिंदा छोड़ना भी सही नहीं रहेगा। जिस पर अब यूजी पूछता है कि तुम्हें मेगुमी से क्या काम है? तो नाओया कहता है कि मुझे मेगुमी को मारना है, उससे पहले मुझे एक चीज पर उसकी साइन चाहिए। और मेगुमी तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास होगा, पर मैं लगता है गलत था। ऐसा बोलने के बाद अब वो अचानक से एकदम से यूजी के पास पहुंचकर उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। ये देखकर नाओया भी गुस्से में आ जाता है और अब वो उससे लड़ने के लिए आता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि नाओया तो चोजो की रेल बना देता है। वो तो अपना हेयर स्टाइल ठीक करता हुआ एक ही हाथों से उसको काफी सारे चाटे और मुक्के मार रहा होता है। अरे भाई, इतनी डिसरिस्पेक्ट मैं तो ना सहता चोजो भाई। वेल, यूजी भी ना सहता, वो भी अब हमला करने के लिए उठकर आ जाता है। चोजो और यूजी एकदम कोऑर्डिनेट अटैक करके नाओया का ध्यान भटका देते हैं और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग उससे थोड़ा दूर आ जाते हैं। यूजी अब कहने लगता है कि नाओया थोड़ा सा तेज है, पर कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है। तो चोजो कहता है कि हाँ, शायद से ये एक टेक्निक यूज कर रहा है। तभी नाओया भी उनसे कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, जितना मैंने सोचा था तुम लोग तो उससे भी बेहतर हो। वो सोचने लगता है कि मुझे समझ तो आ गया कि यूजी कौन है, पर आखिरकार इसके साथ ये बंदा कौन है? आखिर मैं इसका क्या करूं? दोनों से एक साथ लड़ने में थोड़ी दिक्कत तो होगी। तभी अचानक से अब उन लोगों को उस एरिया के अंदर एक काफी खतरनाक सी प्रेजेंस फील होती है। ये प्रेजेंस इतनी खतरनाक है कि यूजी को तो लगता है कि कहीं गोजो वापस तो नहीं आ गया। आगे पीछे देखने के बाद यूजी को समझ आता है कि ये प्रेजेंस गोजो की नहीं बल्कि यूटा की है। वो अभी यहाँ पर यूजी को मारने के लिए आ चुका है। इतने सारे लोगों को देखकर वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, यूजी तो अकेले है ही नहीं। वही अब यूजी और चोजो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं यूटा को देखकर कि आखिरकार ये कौन है। वही चोजो को तो समझ आ जाता है कि जो कोई भी ये बंदा है वो यूजी को मारने के लिए आया है, क्योंकि ये यूजी का एग्जीक्यूशनर जो है। तभी यूटा अचानक सा छलांग लगाकर पीछे आ जाता है। हम देखते हैं कि यूटा की छलांग ही इतनी पावरफुल है कि सामने वाली वो जगह ही टूट जाती है, सिर्फ हल्की सी लैंडिंग करने से ही। वो अब अपनी तलवार निकालकर उन सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर नाओया कहता है कि रुको, मैं तो तुम्हारी साइड हूं, तुम यूटा ओकत्सु हो, है ना? ये नाम सुनकर यूची को याद आता है कि मेगुमी ने यूटा के बारे में उसे बताया था कि यूटा एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है, बिल्कुल गोजो की ही तरह। ये जानकर वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यूटा भी अब नाओया से कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं नाओया जनिन हूं, मैं माकी का कजिन हूं, तुम्हारी तरह मुझे भी ऑर्डर दिए गए हैं यूजी को मारने के लिए। वो ये सब कुछ अब देखकर चोजो अब यूजी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। जो नाओया है उसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई है और उसके पास ट्रिक्स भी हैं, उससे भागने का कोई भी फायदा नहीं है, तो मैं उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ नाओया जो है वो तो यूटा से डील कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, मैं चोजो को रोक लूंगा। बदले में अगर तुम इतादोरी को मार दो तो मैं चाहता हूं कि थोड़े समय के लिए तुम इसके बारे में बॉस को मत बताना। दरअसल मैं किसी से मिलना चाहता हूं, मैं यूजी को एक चारे के तौर पर यूज करूंगा। ये सब सुनकर चोजो अब यूजी से कहता है कि ये लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। कुछ भी हो, तुम्हें यूटा से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। कोशिश करो कि तुम उससे भाग जाओ, वो बिल्कुल सातोरु गोजो की तरह है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे।
ऐसा बोलकर अब वो यूजी से कहता है कि जाओ, हम लोग काफी जल्द कल वाली लोकेशन पर ही मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूटा तो नावया की बात मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं चोजो को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। वहीं यूजी अब जैसे ही ये बात सुनता है वो अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब वो देखता है कि यूटा तो उसके पीछे आ चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि यूटा तो बहुत तेज है, आखिरकार तलवार पकड़ते हुए कोई ऐसे कैसे भाग सकता है। वहीं यूजी की स्पीड देखकर तो यूटा भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि यूजी तो तेज है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि चोजो अपनी पावर का यूज करके यूटा के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर नाओया उसके प्लान को फेल कर देता है और कहता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन कर सकते हो, है ना? पता नहीं तुम्हारे पास ये टेक्निक क्यों है, तुम बस ब्लड से पियर्सिंग कर सकते हो, पर इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें टाइम लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तो चोजो कहता है कि तू अपनी चिंता कर, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे छोटे भाई को हाथ लगा पाएगा? मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा जिंदा। दूसरी तरफ सीन अब इससे प्रेजेंट का आता है। ये सीन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, जहां पर यूटा हमला करके यूजी को नीचे गिराया हुआ है। तभी यूजी छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। यूटा फिर से हमला करने वाला होता है, तभी यूजी भी काफी तेजी से पीछे आ जाता है। ये देखकर यूटा फिर से शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मैं श्योर था कि मेरा हमला इसे लगेगा, पर नहीं लगा। ऐसा बोलकर अब वो जाकर फिर से यूजी के ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर यूजी अब उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन अब यूटा खतरनाक सी छलांग लगाकर यूजी को पीछे गिरा देता है, वो भी रोड पर। ऐसे करके यूटा उसे कहता है कि क्या तुम मेरे पावर अप को देखकर हैरान हो गए हो? दिखने में मैं तुम्हें पावर टाइप नहीं लग रहा हूं, है ना? वहीं पर यूजी भी सोच रहा होता है कि यूटा के पास पावर नहीं है, पर फिर भी उसकी जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो काफी खतरनाक है। तुम्हें पता ही होगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इस वजह से क्योंकि उसके पास रीका जो है। वहीं पर अब यूटा उसे कहता है कि सच बताऊं तो इस समय पर मैं कमजोर साइड हूं। वहीं पर अब यूजी भी सोचता है कि हाँ, इसके अंदर पावर की कमी है, पर ये अपनी पावर की कमी को अपनी कर्स एनर्जी यूज करके पूरा कर रहा है। ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। ये सुनकर अब यूटा भी कहता है कि ओह, तो तुमने नोटिस कर लिया। ऐसा बोलकर अब वो यूजी को बताता है कि दरअसल मेरे अंदर गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, पर क्योंकि गोजो के पास 6 आई है, तो जब वो अपनी टेक्निक्स को एक्टिवेट करता है तो उसकी एनर्जी लॉस 0 होती है। परफॉर्मेंस के मामले में गोजो अभी भी नंबर 1 पर है। मेरे अंदर तो कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, पर गोजो के अंदर कभी भी नहीं। चलो, बहुत बात कर ली, अब बारी है तुम्हें खत्म करने की। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपनी तलवार से यूजी के ऊपर हमला करने के लिए आता है। वहीं यूजी अभी भी उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं लड़ते समय टोजी को टोडो की बात याद आ रही होती है, जहां उसने कहा था कि एक सॉर्सरर जितना बेहतर होगा तो उतना ही मुश्किल होगा उसकी कर्स एनर्जी के फ्लो को पढ़ पाना। ये सुनकर यूजी अब कहता है कि इसका ये मतलब है कि जो टॉप टियर के सॉर्सरर होते हैं तो उनके पास ज्यादा प्रिसाइज कर्स एनर्जी का कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब है कि आखिरी मोमेंट तक तुम उनके अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। पर यूटा के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से कर्स एनर्जी कंटिन्यूसली राइज हो रही है, उसकी तलवार से भी। बात यहाँ पर यह नहीं है कि मैं उसके मूवमेंट्स को रीड नहीं कर सकता हूँ, बात यह है कि यूटा के हर एक अटैक मेरी जान ले सकते हैं, और मैं इसे जितना भी डैमेज दे दूं ये उससे कम कर लेगा। वहीं अब यूजी को याद आता है कि नानमी ने मरने से पहले यूजी से कहा था कि सारी चीजों को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। वो याद करके अब यूटा से कहता है कि माफ करना, पर अब मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से लड़ना शुरू करते हैं। यूजी अब यूटा के हमले से बचता हुआ आगे जाता है और अब वो एक गाड़ी में से एक नाइफ उठा लेता है। यूजी को अब ये भी याद आने लगता है कि गोजो ने उसे कहा था कि ये टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ सॉर्सरर वेपन हैंडलिंग को अपना फाउंडेशन बनाकर ट्रेन करते हैं। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि जो कर्स एनर्जी का कंट्रोल है वो निगलेक्टेड हो जाए। ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए अभी भी थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, पर फिर भी डीमंस को मारना एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, तो देख लो तुम सीख पाओ तो। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि यूजी अब उसी नाइफ के अंदर अपनी एनर्जी डाल रहा होता है, और अब उसी से ही वो यूटा की तलवार को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर यूटा भी अब उसे कहता है कि तुम्हारा ज्यादातर फोकस मेरी तलवार पर है, ना कि मुझ पर। ऐसा बोलकर यूटा अब यूजी के पेट में लात मार देता है। वहीं यूजी का भी अब बैलेंस बिगड़ने वाला था। इस मौके का फायदा उठाकर यूटा अब तलवार से उसे मारने वाला होता है, पर यूजी अब उस नाइफ को आगे कर लेता है। लेकिन यूटा की तलवार की वजह से वो नाइफ भी टूट जाता है, और अब यूटा की तलवार तो यूजी को भी काफी घायल कर देती है। हम अब देखते हैं कि यूटा की तलवार अब जमीन में गिर जाती है। ये देखकर यूजी लात मार के अब उसकी तलवार को ही तोड़ देता है। ये देखकर तो यूटा भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसने तो मेरी तलवार को तोड़ दिया। खैर, मुझे इतना हैरान होना नहीं चाहिए, क्योंकि है तो ये गोजो का ही स्टूडेंट। लगता है कि जितना मैंने सोचा था ये उतना ईजी नहीं है। वहीं पर अब यूजी तो वापस से खड़ा होकर अब यूटा से लड़ने के लिए फिर से आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मेरी चोट इतनी गहरी नहीं है, इस समय पर हम दोनों के पास ही वेपन नहीं है, मैं अभी इसे जाकर हरा सकता हूँ। ऐसा बोलकर यूजी अब जा ही रहा होता है, पर अब अचानक से वहां पर रीका आ जाती है, जो कि अब पूछने लगती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वहीं पर अब रीका को देखकर तो यूजी काफी ही ज्यादा डर जाता है। वहीं अब यूटा तो रीका से कहने लगता है कि कुछ नहीं, हम लोग बस खेल रहे हैं। दूसरी तरफ यूजी भी अब सोचने लगता है कि आखिर ये रीका क्या है, क्या ये शिकिगामी है, आखिरकार ये क्या है, मैं तो बिल्कुल भी हिल ही नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि यूटा अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। वो अब रीका से कहता है कि इसी तरीके से यूजी को पकड़े रखो। वहीं यूजी अभी भी काफी कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर वो हिल ही नहीं पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये रीका क्या है, आखिर ये ताकत क्या है। वहीं इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, तभी यूटा अपनी टूटी हुई तलवार को ही लेकर यूजी के अंदर गाड़ देता है, और अब वो यूजी से कहता है कि मुझे माफ करना। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है।
एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूटा यो को अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद हमें थोड़ी बहुत सुकुना की भी झलक दिखाई जाती है, जो कि इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट सा लग रहा होता है। वहीं फिर से अब इसके बाद नाओया और चोजो की लड़ाई दिखाई जाती है। नाओया चोजो की बैंड बजा रहा है, उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा तेज होती है कि चोजो तो उसके हमलों को रोक ही नहीं पा रहा है। वहीं इसी तरीके से नाओया अब उसे बार बार मारे जा रहा होता है और उसकी हालत बुरी कर रहा होता है। इतने सारे मुक्के खाने के बाद चोजो भी अब सोचने लगता है कि इसकी स्पीड तो काफी ही ज्यादा तेज है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। ये इतने प्रेशर से हमला कर रहा है कि ये अपने गार्ड डाउन कर ही नहीं रहा है। ये मौका नहीं दे रहा है मुझे हमला करने का। मेरी बॉडी के बाहर का जो ब्लड मैनिपुलेशन है वो तक काम नहीं कर रहा है। नाओया काफी जोर से उसे मुक्का मार के पिलर तोड़कर पीछे गिरा देता है। पर अब इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बाद चोजो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुम काफी कठोर हो, आखिर तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मैं भाई हूँ 10 भाइयों का। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारी इतनी खतरनाक टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब नाओया इतना तेजी से दौड़ रहा होता है कि वो चोजो के सामने से गायब ही हो जाता है। पर अब जैसे वो हमला करने वाला होता है, चोजो को पता चल जाता है और वो भी उसे मारने वाला होता है। पर नाओया उसे रोक कर उसे मुक्का मारता है। वो भी ये देखकर काफी हैरान होता है कि चोजो को पता चल गया कि वो कहां से हमला करने वाला है। पर फिर भी इतना काफी नहीं है, वो अब काफी जोर से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। नाओया आप समझ जाता है कि चोजो इस समय पर फ्लोइंग रेड स्किल टेक्निक यूज कर रहा है, यानी कि वो अपनी पूरी पावर को अपनी आंखों की मसल्स पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसकी मूवमेंट्स को देख पा रहा है। वहीं नाओया तो अपने साथ एक नाइफ लेकर आया है, जिससे कि वो चोजो को घायल कर देता है। वो कहता है कि माफ करना, मैं शुरुआत से ही काउंटर अटैक करने वाला था। तुम काफी कठोर थे, तो मुझे लगा कि मुझे अपना वेपन यूज करना चाहिए। वैसे भी तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो, तो ब्लीडिंग को रोकना तुम्हारे लिए काफी इजी होगा, है ना? देखते हैं कि तुम मुझसे कितनी देर तक लड़ पाते हो। वहीं चोजो भी उससे कहता है कि ओ, तो तुम अपने साथ वेपन ले घूमते हो? तो वो भी कहता है कि हाँ, एक सॉर्सरर को जीतने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, इसलिए मैं अपने साथ वेपन रखता हूँ। मेरे जितनी बड़े भाई है वो लोग तो काफी बेकार थे, वो ऐसे ही केयरलेसली इधर उधर घुमा करते थे। वो बताता है कि मैं अपने सिबलिंग्स को काफी ज्यादा हेट करता हूँ, उन सभी लोगों को अपने आप ही मर जाना चाहिए। जिस पर चोजो कहता है कि शायद से तुम अपने भाइयों की ही वजह से यहाँ तक पहुंचे हो, तुम्हें इस तरीके से अपने भाइयों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नाओया घबरा जाता है, उसे समझ आ जाता है कि चोजो कुछ तो करने वाला है, इसलिए अब वो बचने के लिए यहाँ से भाग जाता है। और उसका भागना सही भी था, क्योंकि अगर वो नहीं भागता तो वो मारा जाता। ऐसा इस वजह से क्योंकि वहां पर अब खून की एक बाढ़ आ जाती है। जी हाँ गाइस, खून की एक बाढ़। नाओया समझ जाता है कि अगर ये खून उसे टच हुआ तो वो खत्म हो सकता है, इसलिए वो काफी तेजी से उससे बच रहा होता है। वो भी अब ये देखकर काफी हैरान है। वो अब चोजो से कहता है कि आखिरकार इतना खून खोने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? बाय द वे गाइस, यहाँ पर हम लोग को काफी कमाल की ही एनिमेशन दिखाई गई है। हमें पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम है डेथ पेंटिंग वर्म्स। ये दरअसल हाइब्रिड है कर्स और ह्यूमंस का। वो लोग ऐसी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को पोजेस करते हैं जो कि कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जब तक चोजो की कर्स एनर्जी रहेगी, तो अगर उसका खून खत्म हो भी जाए तो भी वो नहीं मरेगा। वहीं अब नाओया जैसे तैसे करके तो उन हमले से बच जाता है, पर अब जैसे वो लुकता है उसके पैर अब नीचे पड़े खून से ही चिपक जाते हैं। जिसके बाद चोजो भी अब उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। ऐसा बोलकर अब वो हमला कर देता है। वहीं पर अब नाओया कहता है कि वो तो देखेंगे कि कौन मरता है। उसे अब लगता है कि वो अपनी टेक्निक से आराम से चोजो के अटैक से बच जाएगा, पर वो गलत था। चोजो के हमले इतने पावरफुल होते हैं कि वो जाकर उसे लग जाती है। उसकी अब बुरी हालत हो जाती है और अब वो नीचे गिर जाता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर चोजो अब उसे खत्म करने के लिए आ रहा होता है। वो अब अपना फाइनल हमला करने ही वाला होता है, पर अब अचानक से यूटा आ जाता है। पर अब इससे पहले कि चोजो रिएक्ट करके उसे रोक पाता, तभी यूटा हल्का सा ही हाथ मार के उसे बेहोश कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि यूटा तो अपने साथ यूजी को भी घसीट कर लेकर आ रहा है। वो अब नाओया की बुरी हालत देखकर कहता है कि लगता है कि तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ। जिस पर अब नाओया कहता है कि मुझे इस तरीके से नीचा मत दिखाओ, मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो ये बात बोलता है, तभी अचानक से अब उसकी और बुरी हालत हो जाती है। उसके मुंह से काफी खून निकलने लगती है, जो देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो पॉइजन तो नहीं हो गया है। पर वो सोचता है कि नहीं, जोजो की ब्लड मैनिपुलेशन के अंदर ऐसा इफेक्ट नहीं है। वो कहता है कि शायद से ये उसकी टेक्निक का इफेक्ट भी नहीं है। उसके अंदर इतना खून है, देखकर लगता है कि वो इंसान है ही नहीं, वो एक इनकार्नेटेड बॉडी है। मेरे अंदर उसका खून घुस चुका है और मेरी बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही है। वहीं उसकी बुरी हालत देखकर यूटा कहता है कि क्या मैं तुम्हें हील कर दूं? मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरे लोगों को हील भी कर सकती है, पर बदले में मैं चाहता हूं कि तुम जाकर बॉस को खुद ही बता दो कि इतादोरी मर चुका है। अगले सीन में अब हम लोग को यूजी का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर वो काफी ज्यादा छोटा है और अब उसके फादर ने उसे पकड़ रखा है। हमें पता चलता है कि यूजी के फादर का नाम जिन है। वहीं अब जिन के फादर यानी कि यूजी के दादाजी जिन से उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें उसे जैसा जीना है जियो, लेकिन अपनी वाइफ से दूर रहो तो मर जाओगे। ये सुनकर जिन अपने फादर से कहता है कि यूजी के सामने ऐसी अजीब बातें मत करो। तो यूजी के दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए, पर वो कावेरी तुम्हें नहीं दे सकती है। जिस रीजन की वजह से कावेरी मरी है वो अब कुछ और बोल ही रहे होते हैं, पर तभी वहां पर हम लोग को यूजी की मॉम को दिखाया जाता है। दरअसल इसी का नाम ही कावेरी है और हम लोग इसके फोरहेड पर स्टिचेस भी देख सकते हैं। वो अब यूजी के दादाजी से कहती है कि आप ये क्या बातें कर रहे हो। तभी अचानक से अब यूजी को भी होश आ जाता है और अब वो देखता है कि उसके सामने यूटा बैठा था। जैसे ही यूटा देखता है कि यूजी ठीक है, ये देखकर वो काफी रिलीफ फील करता है। ये देखकर यूजी कंफ्यूज हो जाता है, तो यूटा उसे बताता है कि शायद से ये सितंबर की बात है। दरअसल उस समय गोजो मेरे पास
आए थे और कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, माफ करना, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ी तुम्हें मारने की। यूजी भी हैरान होकर कहता है कि क्या वो नाटक था? तो वो कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोजो ने हकाटा से कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि यूटा तुम अभी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को संभालो, हकाटा अपने संभाल लेगा पर तुम बाकियों को संभाल लेना। जिस पर अब यूटा भी विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि आपको थोड़ी कुछ हो सकता है, जिस पर गोजो कहता है कि फिर भी स्पेशली मैं चाहता हूं कि तुम फर्स्ट ईयर के हुजी तादोरी को संभालो, वो तुम्हारी ही तरह है, उसका भी तुम्हारी तरह एक सीक्रेट एग्जीक्यूशन होने वाला था। सीनो वापस से प्रेजेंट का आता है जहां यूटा अब यूजी से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई और एग्जीक्यूशनर मारे, इसलिए मेरे पास यही चॉइस बची, मुझे नाटक करना पड़ा तुम्हें मारने का। ऑफ कोर्स वो लोग बेवकूफ नहीं है, उन लोगों ने मुझे कसम खिलवाई थी कि मैं तुम्हें मार कर ही रहूं, तो मैंने तुम्हें सही में मार दिया था, इसके लिए माफ कर दो। यूजी अब कहता है कि एक सेकंड, तुमने मुझे मार दिया था तो मैं जिंदा कैसे हूं? तो वो कहता है कि मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से, तुम्हें मारने के बाद मैंने इंस्टेंटली तुम्हारे हार्ट को हील कर दिया था अपनी कर्स टेक्निक से। मुझे लगा था कि ये तुम पर काम करेगा, जो कि सुकुना ने भी एक बार तुम्हारे हार्ट को रिपेयर किया था। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि मैं डायरेक्टली ही पॉजिटिव एनर्जी को आउटपुट कर सकता हूँ, तो ये अभी दूसरी बार है कि तुम मर के जिंदा हुए हो। इसके बारे में लोगों को काफी जल्द पता चल सकता है, पर अभी के लिए लोगों के सामने तुम्हारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। जिस पर अब यूजी कहता है कि आखिर तुम इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्योंकि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे अंदर भी एक बार मुझसे ज्यादा ग्रेट पावर थी, मुझे लगा था कि वो पावर मुझे जबरदस्ती दी गई, पर असलियत में वो मुझे मेरी ही वजह से मिली थी। पर तुम्हारा केस अलग है, तुम जो पावर कैरी करते हो वो तुम्हारी खुद की नहीं है, इन सभी चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर यूजी भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर गलती की बात नहीं है, मैंने काफिर लोगों को मारा है। इतने में ही वहाँ पर अब खुशी करो यानी कि मेगुमी आ जाता है। वो यूजी को पकड़कर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें जुजुत्सु हाई में वापस चलना होगा। इस समय पर वहाँ का जो बैरियर है वो काफी कमजोर है, तो यही मौका है, तुम वहाँ पर आ सकते हो, ज्यादा लोगों को नहीं पता चलेगा, हमें चलकर बाकी के लोगों के साथ ग्रुप बनाना चाहिए। तो यूजी अब उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे नहीं जाना, ऐसा एक्ट मत करो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी वजह से काफी लोग मरे हैं। तो मेगुमी कहता है कि ये तुम्हारी नहीं हमारी गलती है, तुम्हें कोई हक नहीं है ये खुद डिसाइड करने का कि किसकी गलती है। हम लोग कोई हीरोज नहीं है, हम लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, हमें जज करने वाला कोई भी नहीं है। इसी वजह से हम लोग को प्रूव करते रहना पड़ेगा कि हम लोग एग्जिस्ट करना डिजर्व करते हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर अपने बारे में चिंता करें, हमें आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। शुरुआत के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे बचाना होगा नोरिटोशी कामो की वजह से, जो किलिंग गेम है, फोर्स कर रहा है ग्रांटेड जुजुत्सु सॉर्सरर्स को एक दूसरे को मारने के लिए। इसे कलिंग गेम कहते हैं। मेरी बहन सुमकी भी इसी गेम के अंदर ड्रैग हो गई है। प्लीज ये तदोरी हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसके बाद हमें अब कलिंग गेम के 8 रूल्स दिखाए जाते हैं। पहला रूल ये है कि अवेकनिंग होने के बाद एक पर्सन को कलिंग गेम में एंटर करने के लिए एक पर्सन को 19 दिनों के अंदर एक बैरियर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई प्रीवियस रूल को फॉलो नहीं कर पाया तो वो मारा जाएगा। तीसरा रूल ये है कि जो नॉन प्लेयर होगा अगर वो बैरियर के अंदर एंटर करता है तो वो इमीडिएटली रजिस्टर हो जाएगा एक प्लेयर के तौर पर और उसे भी वो कलिंग गेम खेलना पड़ेगा। फोर्थ रूल ये है कि प्लेयर्स को अगर पॉइंट्स चाहिए तो उन्हें दूसरे प्लेयर्स को मारना होगा। फिफ्थ रूल ये है कि जो पॉइंट की वैल्यू है वो गेम के बेस पर ही असाइन होगी और एक पर्सन की लाइफ की कीमत को भी वो रिप्रेजेंट करेगी। नॉर्मली जो सॉर्सरर की वैल्यू होगी वो 5 पॉइंट होगी और जो नॉन सॉर्सरर हैं उनकी 1 पॉइंट होगी। छठा रूल ये है कि अपनी खुद की लाइफ की वैल्यू एक्सक्लूड करने के बाद प्लेयर को 100 पॉइंट्स का यूज करके नेगोशिएट करना होगा कलिंग गेम के अंदर एक सिंपल न्यू रूल को ऐड करने के लिए। सातवां रूल ये है कि जो गेम है उसे कोई भी प्रपोज किया हुआ यानी कि अगर प्लेयर अपने 100 पॉइंट्स देकर कोई नया रूल मांगेंगे तो गेम को वो रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा पर प्रीवियस कंडीशंस के अंडर ही। आठवां रूल ये है कि अगर एक प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिन तक बदलेंगे नहीं यानी कि सेम रहेंगे तो इस केस में भी वो प्लेयर मारा जाएगा। वहीं मेगुमी की बात सुनकर यूजी अब यूटा से कहता है कि जो सुकुना है वो मेगुमी का यूज करके कुछ प्लानिंग कर रहा है। शिबुया के अंदर उसने मुझ पर जबरदस्ती कंट्रोल पा लिया। ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि उन लोगों ने मुझे काफी सारी फिंगर्स एक ही बारी में खिला दी। इस समय पर मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं, तो अगर भले ही मुझे बची हुई 5 फिंगर्स को एक ही बारी में खिला दिया जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि सुकुना मेरी बॉडी को फिर से कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना और मुझे मार देना, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। तो यूटा भी कहता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, तो वो कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई में वापस जाकर मास्टर टेंगिन के साथ कांटेक्ट बनाना होगा ताकि हम उससे पूछ सकें कि आखिरकार गोजो को अनसील कैसे किया जाए और हम लोग फिर उनसे ये भी पूछ सकें कि आखिर नोरितोशी कामो चाहता क्या है, उसका प्लान क्या है। जो ये कलिंग गेम है ये जुजुत्सु सॉर्सरर्स के ऊपर एक टेरर अटैक है, इसे अंडर कंट्रोल करने के लिए हमें इन 2 क्वेश्चंस के जवाब की जरूरत है। इनका जवाब सिर्फ एक ही पर्सन दे सकता है और वो है मास्टर टेंगिन। तब यूजी पूछता है कि जो यूकी है क्या उसे कुछ पता है, तो मेगुमी बताता है कि टेंगिन से बात करने का आइडिया उसी का ही है। इस समय पर वो जुजुत्सु सुहाई में ही छिपी हुई है।
वो इसलिए छिपी हुई है क्योंकि वो हायर अप्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। तभी यूटा कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम लोग टेंगिन के कंसीलमेंट बैरियर को पार कैसे करेंगे, क्योंकि 1000 में से एक दरवाजा हमें टेंगिन के पास लेके जाएगा और वो भी सारे दरवाजे शफल होते रहते हैं। हमें टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर को ढूंढना होगा, वहीं पर ही टेंगिन रहते हैं। ये सुनकर यूजी कहता है कि इसका मतलब हम लोग को सही दरवाजा चुनना होगा, वरना हम लोग टेंगिन से नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद अब यूजी काफी हिम्मत जुटाता है और अब वो मेगुमी से पूछता है कि क्या नोबारा सही में खत्म हो गई है, जिस पर वो भी कुछ कहता नहीं है। तो यूजी को समझ आ जाता है कि हाँ, नोबारा मर चुकी है। इस बात से अब उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वहां पर अब चोसो आ जाता है। वो कहता है कि शायद से हम लोग टेंगिन के कंसीलमेंट बैरियर को पार कर सकते हैं। तो यूजी पूछता है कि वो कैसे। तो चोसो बताता है कि माहितो ने एक बार सुकुना की फिंगर्स को और डेथ पेंटिंग वूंड्स को चुराया था, है ना, तो हम लोग भी वही करेंगे। इसके बाद अब वो लोग भी जुजुत्सु सुहाई में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन लोग को माकी दिखती है जिसके ऊपर काफी सारे चोट के निशान हैं। वहीं पर हमें यूकी को भी दिखाया जाता है। वो अब कहने लगती है कि माकी के जो जले हुए निशान हैं वो गए नहीं, रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने के बावजूद भी निशान रह गए। वहीं बाकी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलकर वो मेगुमी से पूछती है कि आखिर टेंगिन के बैरियर का क्या किया जा सकता है। तो मेगुमी के बताने से पहले चोसू सामने आकर कहता है कि मैं बताता हूँ। वो बताता है कि डोर से एक रास्ता है टॉम्स और स्टार कॉरिडोर में जाने का। दरअसल जुजुत्सु सुहाई में एक वॉल्ट है जहां पर कर्स टूल और ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। अंदर मेरे भाइयों की बॉडीज को भी रखा हुआ होगा। मेरे 6 के 6 भाइयों को एक साथ रखा गया है। मैं अपनी टेक्निक का यूज करके उनकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ कि वो कहां पर हैं। ये सुनकर यूकी कहती है कि तुम तो काफी कमाल के हो, पर आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो कौन है। वहीं यूजी कहता है कि अभी के लिए तुम कह सकते हो कि ये मेरा भाई है। ये सुनकर चोसो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में वो लोग अब उसी रूम में पहुंच जाते हैं। चोसो भी अब सेंस कर पा रहा होता है कि उसकी भाइयों की बॉडी को आगे रखा गया है। वो लोग अब आगे जाते हैं। यूकी बताती है कि यहाँ पर एक एलिवेटर है जो कि हमें टॉम्स और स्टार कॉरिडोर में जाएगी। चलो वही एलिवेटर लेते हैं। तो सभी लोग भी अब जा रहे होते हैं। वहीं चोसो जाने से पहले वॉल्ट के ऊपर हाथ रखकर अपने भाइयों से कहता है कि थोड़े समय के लिए और वेट कर लो, मैं तुम्हें लेने के लिए काफी जल्द आऊंगा। इसके बाद वो एलिवेटर लेके नीचे आ जाते हैं। उस जगह पर यूजी देखता है कि काफी खून के धब्बे पड़े हैं। वो पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, जिस पर यूकी बताती है कि ये सब कुछ 12 साल पहले हुआ। तो ऐसे उसी समय से ही चीजें बिगड़नी शुरू हुई हैं। जिसके बाद वो लोग अब आगे बढ़कर मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जो देखकर यूजी कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो यूकी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। टेंगिन रियलिटी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। मुझे लगा था कि क्योंकि अब गोजो सील हो चुका है तो उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना पॉसिबल होगा, पर लगता है कि मैंने टेंगिन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे लगता है कि हम सभी लोग रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि सिर्फ मैं ही रिजेक्ट हो रही हूँ। तभी यूटा कहता है कि क्या हम लोग को फिर वापस चलना चाहिए, क्योंकि सुमकी के पास ज्यादा समय नहीं है। तो सभी लोग भी अब इस बात पर अग्री करते हैं। वो लोग अब यहाँ से जा ही रहे होते हैं, पर अब अचानक से वहां पर टेंगिन आ जाता है, जो कि उनसे कहता है कि क्या तुम लोग अभी ही जा रहे हो। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जेनिन क्लैन के बच्चे और चोसो और सुकुना के वेसल, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। ऑलराइट, तो अब इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। बस नए हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से काफी जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर।